गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लेसन 3 तत्वों का वर्गीकरण गुणों में आवृत्ति के आगे के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे परमाणु का आकार और उसकी त्रिज्या के बारे में बात करेंगे। ठीक है, परमाणु का आकार और त्रिज्या, क्योंकि अभी तक हमने क्या माना है कि जो परमाणु का आकार के साथ गोल आकार होता है, ठीक है, और इस आधार पर हमने अभी तक इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, परंतु वास्तविक रूप से क्या है कि परमाणु का आकार क्या होता है, उसके बीच की जो त्रिज्या क्या होती है, उसके बारे में हमारे पास जो कार्यकारी जो कांसेप्ट हमारे पास परिकल्पना है, एक तो आपका वैन डेर वाल्स त्रिज्या है, ठीक है, दूसरा सहसंयोजक त्रिज्या और तीसरा जो आपका होता है धात्विक त्रिज्या होती है। इसके आधार पर हम किसी परमाणु के आकार की और उसकी त्रिज्या के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि कोई सा परमाणु को कैसा होता है, गोलाकार का होता है। ठीक है, और उसके लिए हमने क्या किया था कि यहाँ से और इसके भाइतम जो इसका आकार है उसके बीच की दूरी को हम इसकी त्रिज्या मान लेते हैं। परंतु जब हम किसी परमाणु के बारे में बात करते हैं तो किसी न किसी दूसरे परमाणु से जुड़ा होता है, यानी कि इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ये दोनों, अगर दो परमाणु की बात की जाए तो दो परमाणु इनके दोनों के नाभिक और एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, अतिव्यापित होते हैं। तो इस प्रकार हम ये नहीं कह सकते कि इसके बीच की दूरी कितनी है, इसलिए इनका जो आकार हो जाता है कुछ इस प्रकार से हो जाता है। ठीक है, ये अब ऐसे ही दो अणुओं के बीच, है ना, ऐसे ही दो अणुओं के बीच की जो दूरी होती है, ऐसे ही जो दो अणुओं के बीच की जो दूरी होती है, ठीक है, जो ये इसके दो अणु हैं, दो अणुओं के बीच की जो दूरी होती है, इन दोनों के केंद्र बिंदु से जो इनके बीच की दूरी होती है, सपोज इसको हम x और इसको y मान लें, तो जो आपकी वैन डेर वाल्स जो त्रिज्या होती है, ठीक है, जो वैन डेर वाल्स त्रिज्या होती है, जो त्रिज्या होती है वो आपकी x y बटा 2 होती है, यानी इनके दोनों के बीच की दूरी का आधा होती है। ये आपकी क्या कहलाती है, वैन डेर वाल्स त्रिज्या कहलाती है। जबकि अगर सहसंयोजक त्रिज्या की बात करें तो सहसंयोजक त्रिज्या क्या होती है, दोनों नाभिकों के बीच की दूरी का जो आधा होता है यह आपकी क्या कहलाती है, सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। अगर इसको हम x डैश और इसको y डैश माने तो आपकी जो सहसंयोजक त्रिज्या है, सहसंयोजक जो त्रिज्या है आपकी, ये आपकी क्या हो जाएगी, x डैश y डैश बटा 2 हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी सहसंयोजक और वैन डेर वाल्स त्रिज्या होती है। जबकि धात्विक त्रिज्या की बात करें तो धातुओं के, ठीक है, आउटर सेल में, आउटर सेल से जो इसके बाह्यतम सेल के और उसके नाभिक के जो बीच की दूरी होती है वो आपकी क्या कहलाती है, धात्विक त्रिज्या कहलाती है। अब इनका पीरियडिक टेबल में धात्विक वैन डेर वाल्स त्रिज्या, सहसंयोजक त्रिज्या, इनका क्या फर्क पड़ता है ये देखते हैं। ठीक है, जब हम आवर्त सारणी में, जब हम आवर्त सारणी में, ठीक है, बाएं से लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है, बाएं से जब दाएं की तरफ जाते हैं तो इनकी परमाणु जो वैन डेर वाल्स की त्रिज्या होती है, ठीक है, यह सहसंयोजक त्रिज्या होती है, यानी परमाणु की जो त्रिज्या होती है वह लेफ्ट टू राइट यानी बाएं से दाएं जाने पर उनकी परमाणु त्रिज्या क्या होती है, घटती है। ठीक है, क्या होती है, घटती है। ठीक है, जबकि ऊपर से नीचे जाने पर, ठीक है, अप टू डाउन यानी ऊपर से नीचे जाने पर इनकी जो परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, ऐसे कैसे ये परमाणु त्रिज्या बढ़ती और घटती रहती है। इसका कारण ये है कि जब अपन बाएं से दाएं की तरफ चलते हैं, ठीक है, बाएं से दाएं की तरफ जब चलते हैं तो इनकी परमाणु त्रिज्या जो सेल होते हैं वो बढ़ते हैं। सेल की वजह से इनके अंतर नाभिकीय जो है आकर्षण बढ़ता है, जिसकी वजह से इनकी क्या हो जाती है, जो लेफ्ट टू राइट जो त्रिज्या होती है वो बढ़ जाती है। जबकि अप टू डाउन आने पर इनकी शेल की संख्या बढ़ने की वजह से इनमें फैलाव होता है, इस कारण इसकी आने की त्रिज्या बढ़ जाती है। ठीक है, इसके बाद हम देखें तो आयनन ऊर्जा और आयनन विभव के बारे में बात करें आयनन ऊर्जा और आयनन विभव की बात करें।
या विभव की बात करें, ठीक है। आयनन ऊर्जा या आयनन विभव, हम जानते हैं कि परमाणु का आकार गोलाकार होता है और उसके आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, ठीक है। जब हम किसी परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, जब किसी परमाणु की किसी गैसीय अवस्था में, इस परमाणु की गैसीय अवस्था में उसके बाह्यतम शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की हमें आवश्यकता होती है, उस ऊर्जा को हम बोलते हैं आयनन ऊर्जा। यानी कि ये इसे आउटर शेल और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, अब इस इलेक्ट्रॉन को इसमें से, इसके गैसीय अवस्था में से निकालने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता हमको मिलती है, उसे हम क्या बोलते हैं, आयनन ऊर्जा कहते हैं। और इसको हम I के द्वारा शो करते हैं। I मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जब हमको ऊर्जा लगानी पड़ती है तो हम इसको I1 बोलते हैं। जबकि फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन है अगर उसमें और दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, हमको द्वितीय आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन ऊर्जा बोलते हैं, जिसका हम क्या बोलते हैं, I2। और इसी प्रकार हम क्या बोलते हैं, I3, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। इसमें एक बात ध्यान रहे कि जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है उसका मान सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी से कम होता है, यानी जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकालते जाते हैं उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है। इसका कारण यह होता है कि जो पहला जो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं वो आसानी से निकल जाता है, उसके बाद जो अंदर प्रोटॉन है, ठीक है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों का जो है बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं और जो जितने बचे हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं वो परमाणु द्वारा आकर्षित होते हैं और बहुत ज्यादा ही बंधित हो जाते हैं। इसलिए जब द्वितीय इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो उसके लिए प्रथम इलेक्ट्रॉन निकालने वाली ऊर्जा से ज्यादा ऊर्जा हमें लगानी पड़ती है, क्योंकि अब प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से ज्यादा हो गई है। इसलिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, अधिक ऊर्जा की आवश्यकताएं पड़ती है, ठीक है। दूसरा हम देखें तो अगला जो है आपका इलेक्ट्रॉन बंधुता, ठीक है। अगला जो आपका है इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता से अभिप्राय है इलेक्ट्रॉन बंधुता से अभिप्राय है कि किसी भी परमाणु के अंदर उसमें जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है, ठीक है, जब उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है तो इस पर ऐड करने पर जितनी एनर्जी की हमें आवश्यकता होती है, किसी परमाणु की उसके गैसीय अवस्था में जब किसी एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ा जाता है या प्रवेशित किया जाता है तो जितनी ऊर्जा हमें की आवश्यकता जो हमें होती है या जितनी ऊर्जा निर्मुक्त होती है उसी ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं, ठीक है। और इसके इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने पर हमें क्या हो जाता है, इसमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है, जैसे कि सपोज m प्लस एक इलेक्ट्रॉन m माइनस में चेंज हो जाता है, तो इसके लिए जो एनर्जी की हमें आवश्यकता होती है उसी ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं, ठीक है। प्लस जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है इसमें ऊर्जा निर्मुक्त होती है, ठीक है। अगला है ऋण विद्युतता, ठीक है। अगला हम देखें ऋण विद्युतता। जब किसी सहसंयोजी परमाणु की बात की जाती है, ठीक है, जब किसी सहसंयोजी अणु की बात की जाती है तो उनके मध्य जो बंध होता है, जैसे HCl की हम बात करें, किसी भी फ्लोरीन HCl की बात कर ले चलो, ठीक है, इसी में देखते हैं तो इसके मध्य जो बंध है ये आपका कैसा है, सहसंयोजी बंध होता है, ठीक है। इस बंध में आप देखें तो इसमें दो आपके तत्व है, एक तत्व क्या है आपका विद्युत ऋणात्मक, ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है और एक कम विद्युत ऋणात्मक तत्व है, यानी विद्युत
धनात्मक है, ठीक है। इस वजह से क्या होगा कि इनके मध्य जो बंध कार्य कर रहा है, ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व, ये जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की गई है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, ठीक है। तो जब अपनी तरफ आकर्षित करता है ना, क्योंकि दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से क्या बना है, बंध बना है, ठीक है। तो ये जो बंध बना है, ये बंध, इस बंध में क्या होता है, जो क्लोरीन होता है, जो ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, और इसके आकर्षण से क्या होता है, इस पर क्या है, ज्यादा ऋणात्मक चार्ज हो जाता है, तो इस वजह से इस पर क्या होता है, आंशिक रूप से ऋणात्मक चार्ज क्रिएट हो जाता है, और चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, तो आंशिक रूप से धनात्मक चार्ज क्रिएट हो जाता है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं, ठीक है। अब विद्युत ऋणात्मकता की बात करें तो जब हम बाएं से दाएं जाते हैं, आवर्त सारणी में जब बाएं से दाएं जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है, जबकि ऊपर से नीचे जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता जाता है, ठीक है।